हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो अगर आप मेरे साथ पिछले लेक्चर से जुड़े हैं तो आपको पता होगा हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे। हम लोग जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं और कुछ और पेपर्स भी हम लोग जो क्योंकि जेके एसएसबी का क्या है ना, जेके एसएसबी की एक आदत है कि वो प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना वो कॉपी करता है, चाहे वो किसी और स्टेट के क्यों ना हो। आप कभी भी देख लेना, जैसे अब जेके पीएसआई का पेपर हुआ था ना, जेके पी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, अब वहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन उठाना और उसको सर्च करना, वो आपको क्या दिखेंगे, राजस्थान कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उस पर दिखेंगे, हो सकता है वेस्ट बंगाल कांस्टेबल का जो एग्जाम है उस पर दिखे, हो सकता है यूपी का जो कांस्टेबल का एग्जाम हो उस पर दिखे। सिमिलरली जेके पीएसआई का जो था उसमें भी आपको दिखेंगे, राजस्थान पीएसआई के एग्जाम दिखेंगे, यूपी पीएसआई के क्वेश्चन दिखेंगे। तो वो जेके एसएसबी की आदत रहती है। तो हम क्या करते हैं, जेके एसएसबी के ही क्वेश्चन पेपर उठाते हैं पुराने, और कुछ पेपर हम जो है वो बाकी स्टेट्स के भी उठाते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर है, ये आंध्र प्रदेश का पेपर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाइल्ड लाइफ गार्ड का ये पेपर है। तो ये हम स्टार्ट किया था, हमने आधा पेपर हम लोग ये कर चुके थे, आधा पेपर हमारा बचा था क्योंकि लेंदी पेपर था। पेपर आसान था, थोड़ा सा लेंदी था, 50 क्वेश्चन इसमें थे मैथ्स और रीजनिंग के, तो इसीलिए हमको ये 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आप जेके मैथ्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं बस, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। कुछ बच्चों ने किया था, मैंने उनको प्रोवाइड कर दी थी पीडीएफ। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो 74 क्वेश्चन तक हम लोग कल कर लिए थे। ठीक है, आज हमारा है 75 क्वेश्चन, मतलब पिछले लेक्चर में कर लिए थे। 75 क्या है, 100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम CI, मतलब 5% पर एनम CI पे 20 साल के लिए 100 हमने इन्वेस्ट किया है। तो अमाउंट बताओ कितना होगा। तो आपको पता है अमाउंट कितना होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर t। ये होता है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो अमाउंट हमको निकालना है, तो क्या होगा, 100 प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट कितना है 5%, तो 5/100 की पावर t मतलब 20। तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 1 प्लस 50, ये हमें काट सकता हूँ यहाँ पे, 5 इंटू 1 5 इंटू 20। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो 21/20 की पावर 20। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, पावर 20 है, पावर 20 को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप कर सकते हो क्या, एक करके मल्टीप्लाई, इसको नहीं कर सकते हो सॉरी। तो ये कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टफ है, ये कैलकुलेटर से ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया हुआ है वैसे तो, लेकिन ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था क्योंकि ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। तो इसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर से अगर हम करें तो 265.50। ऑल्दो इसको सॉल्व करने के और भी बड़े ज़्यादा तरीके होते हैं, लेकिन वो भी लेंथी जाते हैं। ठीक है, अगर इसको देखें तो ऐसे अप्रॉक्सीमेट के मेथड होते हैं हमारे पास इसको अप्रॉक्सीमेट करने के, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसा ही रखते हैं क्योंकि ये कैलकुलेटर बेस्ड है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज 3.2। पहले 10 ओवर में रन रेट था 3.2। इसका मतलब हर ओवर में 3.2 रन जा रहे थे। इसका मतलब 10 ओवर में टोटल रन कितने होंगे, 10 ओवर में टोटल रन कितने बजे होंगे, 3.2 उसकी एवरेज थी, इंटू 10 ओवर थे, तो 32 रन जो थे वो 10 ओवर में बन गए थे। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर टू रीच द टारगेट ऑफ 282। टोटल टारगेट कितना है, मतलब टोटल रन कितने हैं मेरे पास, टोटल रन्स मेरे पास हैं 282। पहले 10 ओवर में 32 बन चुके हैं, तो रिमेनिंग रन्स जो है वो कितने बचे मेरे पास, 282 में से 32 जब मैं निकालूंगा तो कितने बचे, 250 रन्स बचे। अब कितने ओवर में बनाने हैं, 40 ओवर में बनाने हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, रन रेट किसके बराबर होगा, 250 बचे हैं कितने ओवर में, 40 ओवर में। तो 4 से 4 गया, 4 इंटू 6 24। इसका मतलब 6 वाला ऑप्शन, तो 7 वाला गया, कितना बचा 10, 4 इंटू 2 8, 6.25 जो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा। समझ आया तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 77 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, ये कुछ टर्म है 469 प्लस 174 का स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 का स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम टाइम्स ऐसा क्वेश्चन एक ना एक पूछ लिया जाता है, अर्थमेटिक में आता है, बेसिक मैथ्स में हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको अब अगर आप प्लस करके स्क्वायर करके फिर माइनस करके स्क्वायर करके करने जाओगे तो इसी क्वेश्चन को लगे रहोगे, और कम से कम भी आपका ये क्वेश्चन 3 मिनट तो लेगा ही लेगा, मिनिमम 3 से 4 मिनट, ज़्यादा ही लेगा। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तब 3 मिनट, नहीं तो उससे ज़्यादा ही लेगा। अब इन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब मैं करता हूँ तो मेरे पास आता है 4ab। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको a प्लस बी का फॉर्मूला लिखना है, फिर माइनस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना है। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4ab। तो मतलब ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो इसका मतलब ये भी वही बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना आएगा, 4ab। और नीचे भी कितना है मेरा ab, तो ab कट के कितना बचेगा मेरा 4। तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा 4। अब इसको करने बैठोगे तब तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 78 हमारे पास, इफ़ a माइनस बी इक्वल्स टू 3। a माइनस बी किसके बराबर दिया है, 3 के बराबर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है 20 के बराबर। यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि a माइनस बी दिए, इसका मतलब a माइनस बी का स्क्वायर करना है हमको। a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें से a माइनस बी तो उसने मुझे दिया है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ 3 का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी उसने मुझे दिया है 29 माइनस 2ab मेरे पास बचा। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2ab इक्वल्स टू 29 माइनस 9 जो कि हो गया 20। तो ab की वैल्यू कितनी होगी 20 डिवाइडेड बाई 2 कितनी होगी 10। तो 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 5, 8, 15। तो फोर्थ प्रपोर्शन आपको बताया गया था कि 5, 8 इस तरह से होता है ये 15, और फोर्थ प्रपोर्शन में मान लेता हूँ x। तो AD मतलब लास्ट वाले 2 इक्वल्स टू बीच वाले 2। तो 5 से गया 15, 8 इंटू 3 24, तो 24 आ गया इसका फोर्थ प्रपोर्शन। बहुत आसान, कुछ उसमें कुछ मुश्किल था नहीं। नेक्स्ट है द फ्रैक्शन 4/5। अब ये भी आपको पढ़ाना पड़ेगा क्या फ्रैक्शन 4/5 कितना होता है। ठीक है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए ये ऑटोमेटिकली कि 80% है, अगर याद होना चाहिए आपको, क्योंकि 1/5 कितना होता है 20, तो 4/5 कितना हो गया 20 इंटू 4 मतलब 80। नहीं भी करना है तो मल्टीप्लाई 100 करके निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आ गया, बढ़े आगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 81 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस चीज़ को। क्या बोल रहा है, जब सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है तो प्रॉफिट कितना हो जाता है ट्रिपल। तो पहले प्रॉफिट कितना था, मैं मान लेता हूँ पहले प्रॉफिट था P1, तो प्रॉफिट होता किसके बराबर है SP माइनस CP, ये होगी पहले वाली कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट में वो क्या बोल रहा है, जब प्रॉफिट क्या हो जाता है, जब सेलिंग प्राइस हो जाता है डबल तो प्रॉफिट कितना हो जाता है ट्रिपल। प्रॉफिट ट्रिपल मतलब अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 टाइम्स P1। सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है डबल, तो मतलब 2SP। क्या CP में कोई फर्क है, नहीं, तो CP वैसा का वैसा रहेगा। अब वो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होगा। अब P1 की वैल्यू कितनी है SP माइनस CP, तो क्या मैं P1 की जगह SP माइनस CP लिख सकता हूँ 3 P1 की जगह SP माइनस CP इक्वल्स टू 2SP माइनस CP। यहाँ से करूँगा सॉल्व, 3SP माइनस 3CP इक्वल्स टू 2SP माइनस CP। यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा SP, क्योंकि 2SP मैं यहाँ पे लाऊंगा तो 3SP माइनस 2SP SP बन जाएगा, ये 3CP वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 2CP। तो SP इक्वल्स टू 2CP मेरे पास बन गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ SP बाई CP की रेशो जो है वो 2:1 है। इसका मतलब SP कितना है 2, CP कितना है 1 रेशो में। अब पूछा क्या उसने, प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होती है, ऊपर डिफरेंस तो दोनों का डिफरेंस कितना है 1, नीचे हमेशा CP तो CP कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ गया 100% आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सॉल्व करना पड़ता, आपको सोचना पड़ता थोड़ा सा। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स थे, उसने 40% एप्पल को बेच दिया, उसके बाद भी उसके पास 420 एप्पल्स बचे। मतलब 40 बेचने के बाद, तो 40% बेचने के बाद उसके पास बचे कितने हैं 60%। इसका मतलब 60% एप्पल्स कितने होंगे 420 के बराबर। यहाँ से मैं 0 से 0 काट दूँ, 6 गया, 6 इंटू 7 42। ठीक है, इसका मतलब 1% किसके बराबर आ गया 7 के बराबर। और पूछा गया उसने ओरिजिनली हमेशा क्या होता है 100%, तो 100% मतलब 700। तो ओरिजिनली उसके पास कितने थे 700 एप्पल्स थे। अब आप करना चाहो अगर दोबारा से उसको क्रॉस वेरीफाई तो आप कर सकते हो। 40% जब बेचेगा, तो 40% जब बेचेगा मतलब 40 इंटू 7 कितना हो गया 280। जब 280 बेच लेगा तो क्या उसके पास 420 बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ 2 रुपीज़ टू 50 पैसा। अब एक पैसा 1 रुपीज़ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 रुपीज़ मतलब 200 पैसा, तो कितना आ जाएगा 4:1, ना कि 1:4। किसकी पूछी है, द रेशो ऑफ 2 रुपीज़ टू 50 पैसा, मतलब रुपीज़ ऊपर आएगा और पैसा नीचे आएगा, तो 4:1 आएगा, ना कि 1:4। यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम इज इतना दिया है, पीरियड मतलब टाइम बोला है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करने जाओगे अमाउंट वाले फार्मूले से, क्या वही अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 डिवाइड बाय पावर टी, इसमें करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा इसमें। क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी कैसा होगा। रुको एक सेकेंड, देखो अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। अगर इसको इस तरीके से करोगे तो अब अमाउंट किसके बराबर होता है आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट, ये क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है आपका ये इंटरेस्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा 30,000 प्लस 4347 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा प्रिंसिपल कितना है 30,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 7/100 की पावर टी। अब यहाँ से आप देख रहे हो ये कितना मुश्किल हो रहा है, ये वो हो गया 34347 डिवाइडेड बाय 30,000, ये यहाँ बन गया इक्वल्स टू 1 प्लस 7/100 की पावर टी। अब ये कितना मुश्किल बन चुका है, आपको यहाँ पे ये किसी ना किसी का या तो क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, इस तरह से आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए।
अब इसका आसान तरीका क्या है, आप मत देखो कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, आप देखो ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्या देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट 7 साल के लिए, ठीक है, आपको पता है 30,000 पे 7%, 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा अगर मैं देखूं तो होगा 2100। 2 साल के लिए कितना होगा, ये 2100 हो गया। ये फर्स्ट ईयर के लिए, दूसरे ईयर के लिए दोबारा कितना होगा 2100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो मतलब 2 साल के लिए कितना हो गया 4200। इसका मतलब आंसर जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा है ना, इसका मतलब कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा या 2 के आसपास आपका आंसर हो सकता है। इसका मतलब 3 तो नहीं हो सकता 4 तो नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा 2100, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा 2100। अब पहले साल पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा कंपाउंड में, उस पर भी तो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहले साल इंटरेस्ट लगा है उस पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा। तो जब मैं 2100 का फिर से 7% निकालता हूं तो ये मेरे पास कितना आ जाता है 147। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 4200 और 147 से कितना हो गया 4347। इसका मतलब 2 साल में ही मेरा क्या हो जाएगा, ये टाइम 2 साल में 30,000 जो है उसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4347। किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। पहले मैंने सिंपल पे चेक किया, यहाँ से मुझे ये आइडिया हो गया कि 3 और 4 नहीं हो सकता, या तो 2 हो सकते हैं या तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब मैंने जब चेक किया 2 पे, क्योंकि पहले साल पे दोबारा से क्या होगा इंटरेस्ट लगेगा ना 2100 पे, तो इसीलिए 147 और इंटरेस्ट लग के मेरा 4347 आ चुका है। इस तरीके से करोगे तो थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन इस तरीके से करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन आपको अभी दिख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसको आप ये नहीं बोलो कि ये मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं आपको उस तरीके का मतलब वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप वो आसान कर सकते हो, लेकिन अगर ये नॉर्मल बच्चा करेगा जिसको ये चीज़ें नहीं बताऊंगी, उसके लिए ये मॉडरेट पेपर होगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 86 है, ये बच्चों के लिए क्वेश्चन टफ हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों टफ हो जाता है, ध्यान से सुनना। क्या बोला है, अ सर्टन नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। सर्टन नंबर, अब ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा रखा है पहले। सर्टन नंबर मतलब 2 डिजिट है मेरे पास x और y, और नंबर बनता कैसे है, ये 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे है, तो ये बनता है 10x प्लस y, ये सर्टन नंबर बन गया। तो क्या बोला है इसने, नंबर इक्वल्स टू 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस वाई, ये मेरे पास बन गई एक इक्वेशन। दूसरा बोला अगर 18 मैं नंबर में ऐड कर देता हूँ। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनी कि इसी नंबर में मैं जब क्या करता हूँ 18 में क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ। जब 18 ऐड करूँगा तो नंबर क्या बनेगा, डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अब डिजिट्स क्या बन जाएंगे, y यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा। तो y 10 प्लेस पे, x 1 प्लेस पे, तो नंबर क्या बन जाएगा अब 10y प्लस x। ये मेरे पास हो गई दूसरी इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालोगे, वहाँ से आपका आंसर आएगा। अब ये कम से कम भी आपका 2 से 3 मिनट जो है वो लेके जाएगा एक नॉर्मल बच्चे के, जिसकी कैलकुलेशन नॉर्मल है मेरी तरह, उसके ये 2 से 3 मिनट लेके जाएगा। लेकिन जो आप जैसे समझदार बच्चे हैं वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो जो आप जैसे समझदार होंगे वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को देखेंगे एक बार ध्यान से, वो पढ़ेंगे अ सर्टन नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो पहले वो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। ये 9 है, ये सम ऑफ डिजिट इसका कितना है 6 है, इसका सम ऑफ डिजिट कितना है 9 है, इसका सम ऑफ डिजिट कितना है 6। अब वो बोल रहा है कि जो सर्टन नंबर है, जो नंबर दिया है, मतलब ये नंबर है ना, नंबर 4 टाइम्स डिजिट सम के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं 4 टाइम करूँ तो आना कितना चाहिए 36, लेकिन ये नंबर कितना दिया 54, तो नहीं हो सकता। यहाँ मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, क्योंकि 4 टाइम दिया है। तो 6/4 से क्या आता है 24, लेकिन दिया कितना है 42, तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 9 4 से करूँगा 36 हो सकता है, 6 4 से करूँगा 24 हो सकता है। मतलब 2 ऑप्शन तो मेरे यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं। ये आप जैसे समझदार बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं होता तो मेरे से तो ऐसा ही होता, मेरे से तो नहीं हो पाता ये शॉर्टकट्स, ठीक है। मैं नहीं सोच पाता इतना। अब देखो ध्यान से, क्या हो गया, ये पता चल चुका आपको, या तो 36 होगा 24 होगा। इतने तक मेरा क्वेश्चन जो है, जो मुझे क्वेश्चन में दिया था वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, अगर वो बोल रहा है अगर मैं 18 ऐड करूँ नंबर में तो क्या हो जाता है, डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। तो मैं 18 ऐड करके देखता हूँ जरा इसमें। 36 में 18 में अगर ऐड करूँगा 6 और 8 कितना हो गया, सॉरी हाँ 8 और 6 14 का 4 1 3 और 5 54। तो क्या मेरे डिजिट इंटरचेंज हुए, मतलब इसका कहने का मतलब था कि 36 63 बन जाना चाहिए था। तो क्या 36 63 बना, नहीं बना, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो सर इसको चेक करके देख लेते हैं एक बार, क्या पता ये भी ना हो। 24 में अगर मैं 18 ऐड करूँगा, 8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी 2 3 और 4 42। तो क्या 24 42 बन गया, क्या डिजिट्स इंटरचेंज हो गए, इसका मतलब आंसर क्या होगा 24। ये आपको अभी मैंने समझाया तो थोड़ा सा आपको टाइम लगा, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपका 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड लगा लो, इससे अंदर अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपका यहाँ जो 2 से 3 मिनट लगने थे वो आपका 1-1.5 मिनट यहाँ से बच चुका है, जो आप अगले 2 क्वेश्चन और आराम से कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी आपकी। आई है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता है √3/4 a² होता है, ठीक है। अब एवरेज का जो जिसने मेरा पिछला लेक्चर पहला लेक्चर देखा है एवरेज का, वो ये क्वेश्चन जो है ना वो 10 सेकंड के अंदर अंदर निपटा देगा। लेकिन जिसने नहीं देखा वो भी बताऊंगा कि वो क्या करेगा।
अब जिसने मेरा पिछला लेक्चर पहला एवरेज का नहीं देखा है वो क्या करेगा, एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इंक्रीजेज बाय 2.5 व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg। मतलब 8 बंदों का एवरेज वेट जो है वो 2.5 से इंक्रीज हो जा रहा है। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 8 का एवरेज वेट था कितना। मैं मान लेता हूँ पहले 8 का एवरेज वेट था x, तो टोटल सम कितना हो गया 8x। अब एक जो है वो आ रहा है, कितना आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहा है। न्यू पर्सन मुझे पता नहीं है कितना वेट है, तो मैं मान लेता हूँ वाई पर्सन आ रहा है। एक जो है वो जा रहा है, तो 65 जो है यहाँ से जा रहा है, तो एक आ रहा है एक जा रहा है। क्या बंदों में फर्क पड़ा? नहीं, बंदे कितने रहे 8 ही। लेकिन पहली एवरेज थी x, अब एवरेज कितनी होगी 2.5 से बढ़ गई, तो x प्लस 2.5। अब करते रहो मल्टीप्लाई, करते रहो माइनस, वो इतना लेंदी होके आपका 1 से 1.5 मिनट जाएगा ही जाएगा। 1 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से ज़्यादा जाएगा। अब मैंने जो पढ़ाया था, देखो बंदा आया 65, कितना, कौन सा बंदा आया, सॉरी कितना बंदा गया 65 वाला गया। अब देखो क्या हुआ, क्या बंदे में कुछ चेंज हुई? बंदे कितने रहे 8 के 8 ही रहे। कितना इंक्रीज हुआ वेट 2.5 इंक्रीज हो गया। कितने बंदे गए या आए? एक बंदा, तो कितना हो गया 65 प्लस ये कितना होगा 20, तो कितना हो गया 85। तो आंसर हो गया 85। अब करते रहो आप ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ करते रहो और अपना टाइम वेस्ट 1 से 1.5 मिनट करते रहो। हम लोग करेंगे ये वाला और हम लोग 30 सेकंड के अंदर अपना आंसर दे देंगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 47। अगर नहीं समझ आया, अभी भी बोल रहा हूँ कि लेक्चर 1 जो है एवरेज का, ठीक है, वो देख लो। आपको वो समझ आ गया तो एवरेज के जितने भी लेक्चर होंगे आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगे, सारे कंसेप्ट और सारे शॉर्टकट समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट है, उसने ओल्ड स्कूटर खरीदा 4700 का और 800 उस पर और लगाया। मतलब टोटल सीपी कितना हो गया 4700 तो है ही है, उसके ऊपर 800 और लगा के तो 5500 जो हो गया मेरा सीपी हो गया। एसपी मेरा हो गया 5800। पूछा है गेन, तो मतलब गेन या प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, डिफरेंस कितना है दोनों का 300 डिवाइड बाई सीपी कितना है 5500 इंटू 100। 2 0 से 2 0 गए। यहाँ पे कितना 5 से काटूंगा तो 11, 5 से काटूंगा तो 60, तो कितना आ गया 60/11। अब यहाँ से आपको ये भी आइडिया लग सकता है 60/11 है तो 11 मतलब 60 जाता नहीं है 11 से, तो नीचे 11 वाला जिसमें भी नीचे 11 है वही ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हो अगर आपको नहीं करना है, लेकिन फिर भी करना है तो 11 × 5 55, 5 बचे तो 5/11, ठीक है। अब थोड़ा बहुत दिमाग आपको ये चलाना पड़ेगा। इतनी कैलकुलेशन करके आपको करना क्या है, वहाँ पर दिखाना थोड़ी है किसी को कि हाँ भाई मुझे आता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90th। अब फिर मैं 2 बच्चे लेने वाला हूँ, एक वो जो मेरे जैसे हैं एवरेज स्टूडेंट्स और एक वो जो आप जैसे हैं समझदार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। पहले मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या करेंगे, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमको क्या निकालना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। जब हमको बड़ा निकालना होता है तो हम एलसीएम लेते हैं, जब हमको छोटा निकालना होता है तो हम एचसीएफ लेते हैं। अब बड़ा छोटा क्या है, जब मैं आपको एलसीएम पढ़ाऊंगा ना उस समय मैं आपको बिल्कुल एक तरीके से क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे एचसीएफ है कहाँ पे एलसीएम है। लेकिन यहाँ पे आप अभी इतना मान के चलो कि जब कुछ बड़ा नंबर निकालना है तो हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, जब छोटा नंबर निकालना है तो एचसीएफ निकालना पड़ता है। क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालो जो कि डिविजिबल हो, इन सब से डिविजिबल होना चाहिए। अब इन सब से डिविजिबल होना चाहिए तो यहाँ पे मेरे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट है तो क्या करेंगे, पहले लेंगे एलसीएम ऑफ 15, 25, 40 और 75 और 1 मिनट अपना वहाँ पे वेस्ट करेंगे। उसके बाद उनका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 600 उनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, मेरे जैसे। उसके बाद वो क्या करेंगे, अब आपको पता है कि ऐसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है 9999। उसको क्या करते हैं, एलसीएम से क्या करते हैं डिवाइड। एलसीएम से डिवाइड करके देखते हैं कहाँ तक वो डिवाइड होता है। अगर इसको मैं काटूंगा तो 16 से ये डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 399। तो फिर जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसमें से 399 निकाल देते हैं, तो जो नंबर बचता है वो मेरा आंसर होता है। ये है मेरे जैसे बच्चे। एलसीएम निकालने में मेरा 1 मिनट लगा, 1 मिनट मेरा इसको डिवाइड करने में भी जाएगा, उसके बाद मेरे 10 सेकेंड यहाँ भी जाएंगे, ठीक है, मतलब मेरा लगभग 2 से 2.5 मिनट मेरे यहाँ पे जा चुके हैं। अब देखो ध्यान से, अब मतलब आपके जैसे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अब आपके जैसे इंटेलिजेंट बच्चे क्या सोचेंगे, नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए 15, 25, 40, 75। 15 मतलब 3 × 5, इसका मतलब नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से तो सारे डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है 0। नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो इसका मतलब सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब सम देखो कितना है इसका 17, तो 17 तो होता नहीं है 3 से डिविजिबल, तो ये गया। इसका सम कितना है 13, 13 तो होता नहीं है 3 से डिविजिबल, तो ये वाला गया। तो यहाँ से 2 ऑप्शन आपने देखा कि विदिन सेकंड्स, विदिन 10 से 15 सेकंड आप लोग 2 ऑप्शन को कट कर सकते हो। तब 2 ऑप्शन गए, उसके बाद आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब देखो 3 से ये भी जाता है भैया, 5 से ये भी जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है 4 × 10, अब देखो 4 से भी जाना चाहिए, 4 से ये भी जाता है, 4 से ये भी जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो 15 × 5 होता है, ये दोबारा 5 × 3 है, इसका मतलब 5 और 3 ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं। 25 को देखूंगा 5 × 5, 5 हम पहले ही चेक कर चुके हैं। इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है ना वो सबसे जाते हैं, लेकिन मुझे चाहिए क्या, ग्रेटेस्ट चाहिए। तो ग्रेटेस्ट दोनों में से क्या होगा 9600। तो मेरा विदिन 1 मिनट ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपके 2 से 2.5 मिनट, यहाँ पे आपका 1 मिनट। तो आपको ये सोचना है आपका टाइम कहाँ बच रहा है, वहाँ पे किसी को दिखाना नहीं है कि मुझे आता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है आपका,
आपका MCQ पेपर है, आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, जैसे मर्जी आए, जो मर्जी मेथड लगाओ, जितना भी शॉर्ट लगाओ, लॉन्ग लगाओ, जो करो, लेकिन लॉन्ग लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। इस तरीके से करोगे तो टाइम मैनेज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने वाला मुझे नहीं लग रहा है। कुछ रेशो दिए हैं, ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और बोला गया है इसमें से ग्रेटेस्ट रेशो कौन सी है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, 2/3 पहली है, दूसरी है 5/4, तीसरी है 3/2, चौथी है 4/5। अब मुझे पता है 2/3 अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 0.66 आता है, इसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो 1.25 आएगा, इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा तो 1.5 आएगा, इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा तो 0.8 आएगा। तो 1.5 मुझे दिख रहा है, तो 3/2 जो है मेरी ग्रेटेस्ट रेशो होगी। एक तो होगा ये मेथड, जो कि आप जैसे बच्चे इंटेलिजेंट जो है वो करेंगे। अब कुछ बच्चे मेरे जैसे भी तो एवरेज होंगे ना, सबको तो ये नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चे को समझ आए जो ये देख रहा है, लेकिन कोई बच्चा अगर हो सकता है उसको ना आए, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ जो हम लोग 7th 8th में पढ़ते हैं। अब क्या करो, सबका डिनोमिनेटर क्या कर दो, सेम बना दो। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम बना दोगे। कैसे बनाओगे, अगर मैं इसको 60 बना दूँ, ठीक है, या मैं इसका एलसीएम ले लूँ, ठीक है, आपका काम है इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे, मैं 60 ले लिया, ठीक है, मुझे सबके डिनोमिनेटर को 60 बनाना है। तो 3 को 60 कैसे बनाऊंगा, 3 को 60 बनाऊंगा 20 से मल्टीप्लाई करके। किससे, 20 से मल्टीप्लाई करके। अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी करूँगा। 4 को कैसे बनाऊंगा, 15 से मल्टीप्लाई करके, तो ये ऊपर भी 15। इसको कैसे बनाऊंगा, 30 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 30। 5 को कैसे बनाऊंगा, क्या कितना बनाना है, 60, तो 5 × 12, यहाँ पे 12। अब डिनोमिनेटर को भूल जाओ, सिर्फ न्यूमिनेटर देखो, कितना आ गया 40, यहाँ कितना आ गया 75, यहाँ कितना आ गया 90, यहाँ कितना आ गया 48। तो सबसे बड़ा कौन सा आ गया, 90। कौन सा था, 3/2 वाला। तो आंसर क्या हो गया, 3/2। ऐसे भी कर सकते हो, ये मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मैं आपको दो तरीके क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं इससे भी करा सकता था, मैं इससे भी करा सकता था, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने ये चीज़ें कर रखी होती हैं पहले, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने ये वाला कर रखा होता है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारी चीज़ें जो है किस तरीके से होती हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि यहाँ पे आपको डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम आए, तो फिर अब डिनोमिनेटर सेम करना वहाँ पर आसान हो, तो वहाँ पर वो चीज़ें आसान लगेगी। जहाँ आपको जो चीज़ आसान लगती है आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन भी जो है ना 92, ये भी एक ना एक पेपर में हमेशा, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं रिपीटेड जो पूछे ही जाते हैं। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा ही जाता है। क्या बोला गया है, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, ये अमाउंट है 815, 3 साल में 815 हो जाता है, और 854 हो जाता है 4 साल में। तो मतलब 3 साल और 4 साल में कितना डिफरेंस है, 1 साल का। तो 1 साल में वो कितना बढ़ रहा है, 854 में से 815 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो 1 साल में 117 बढ़ रहा है। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया 1 ईयर का कितना हो गया, 117। ठीक है, 1 साल का कितना हो गया, 117। अब जो स्मॉलेस्ट वाला ईयर होता है ना, उतने के लिए SI निकाल लो। तो SI फॉर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा, 117 × 3। ठीक है, ये समझ आया। एक सेकेंड रुकना ज़रा, कहीं गड़बड़ की क्या, हाँ गड़बड़ की ना, यहाँ पे 39 और यहाँ पे 139 × 3, जो कि कितना होगा 117। क्यों, क्योंकि मैंने तो रटा हुआ है ना, तो मुझे पता था कि 117 आएगा। ठीक है, तो वो गलती ऊपर ही हो गई। ठीक है, ये समझ आया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 39। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 117। अब उसने पूछा क्या है, सम। आपको पता है अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास आ चुका है, अमाउंट मेरे पास 3 साल का है। तो 815 में से जब मैं सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 698 मेरा आ जाएगा। अब 4 साल करके भी निकाल सकते हो। अब 4 साल का ले लो, सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का निकाल लो, फिर यहाँ पे आपको जो 815 है वो 854 आ जाएगा। 854 में से 4 साल का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब भी आपके पास 698 ही आएगा। आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो 93। तो क्या मैं इसको आप पे छोड़ दूँ, क्या आप कर लोगे इसको खुद से। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ इसका, 60/19 आएगा। इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ मतलब कोई वो नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आराम सा क्वेश्चन है। बस एलसीएम लो, उसको सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, इक्वेट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो बिल्कुल आसान सा, आप पे छोड़ देता हूँ इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब यहाँ पे दे दिया होता है ना फ्रैक्शनल वर्क, 2/3 वर्क, 1/4 वर्क, 2/7 वर्क, 3/7 वर्क, कुछ इस तरह का दिया होता है, तो बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम नहीं करनी है। अभी देखो क्या करना है इसको, ऐसी क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 2/3 वर्क जो है वो कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 18 दिन में। ध्यान से सुनना, ये 2/3 वर्क है, तो यहाँ से मुझे 1 निकालना है। बस मुझे क्या निकालना है, 1 का। तो 1 का निकालूंगा तो 2/3 वहाँ पे चला जाएगा। जब वहाँ पे जाएगा तो 18 × 3/2 हो जाएगा। 2 से करूँगा तो 9, 1 का कितना आ गया 27। इसका मतलब ए जो है वो 27 दिन में, ए जो है वो 27 दिन में अपना पूरा काम खत्म कर रहा है। यहाँ पे 2/3 वर्क था, लेकिन मैंने 2/3 का क्या किया, मैंने टोटल निकाल लिया, मतलब 1। टोटल वर्क कितना था, 1 मैंने मान लिया। तो 27 दिन में ए जो है अपना टोटल काम खत्म कर रहा है। वो बोल रहा है कि 1/4 कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 1/4 काम 27 दिन में टोटल कर रहा है, तो 1/4 कितना करेगा, 27/4 दिन में। तो इसको मैं करूँगा अगर 6
24 1/4, तो 6 1/4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका जो एवरेज इंसान है बेचारा मेरे जैसा, वो क्या करेगा, वो इसको इस तरीके से करेगा कि मान लेता हूँ मैं 3 और 4 का कुछ एलसीएम मान लेता हूँ, ठीक है। 3 और 4 का क्या मान लेता हूँ, एलसीएम मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 12। टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 12। अब पहले वो कर रहा है 2/3 ऑफ वर्क, 2/3 ऑफ वर्क मतलब 2/3 ऑफ 12, तो कितना है 8। कितना आ गया, 8 काम वो कर रहा है कितना, 18 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 18/8 में। इतना समझ आया, हाँ सर समझ आ गया। अब क्या पूछा उसने, 1/4 वर्क, तो 1/4 मतलब किसका, टोटल वर्क कितना था, 12 मैंने माना, तो 3 वर्क, 3 कितने दिन में करेगा, अगर एक 18/8 में कर रहा है तो 3 कितने में करेगा, 18 × 3/8। यहाँ से भी करूँगा 2 × 4, 2 × 9, तो कितना आया, 27/4 आया, तो वही जो 27/4 यहाँ आया था, दोबारा 6 1/4 ही आएगा, ठीक है। तो आएगा वही, सॉरी 6 1/4 नहीं, 6 3/4 आएगा। 6 × 4 24 होता है, तो 3/4 आएगा, ठीक है। तो आएगा वही आंसर। लेकिन क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला अगर ना समझ आए तो ये वाला, अगर ये वाला नहीं आया तो ऊपर वाला, ठीक है। दोनों तरीके बताना मेरा फ़र्ज़ है। नेक्स्ट चलो, व्हेन 0.232323, अब ये सबको मालूम होगा, ये तो पता है आपको कि 1.5 तो नहीं हो सकता भैया, ये 0.2 होता है, 2.9 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर इसको करो 0.2222 ऐसे आता है, ये करोगे तो ये एग्जैक्ट 0.23 है। लेकिन ये एग्जैक्ट 0.23 है क्या, नहीं, ये तो चलता जा रहा है आगे, तो क्या होगा, सॉरी इसका मतलब क्या होगा, 23/99 होगा, ठीक है। समझ आ गया, बढ़े आगे। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स A and B आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ A एंड 4% ऑफ B, मतलब उसने बोला है 5% ऑफ A प्लस 4% ऑफ B, इनका जो सम है वो है 2/3 मतलब 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, 6% ऑफ A एंड 8% ऑफ B का क्या सम, ठीक है। आई होप ये जो मैंने बनाया ये पूरा, ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद 5A प्लस 4B डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 2/3, 6A प्लस 8B डिवाइडेड बाय 100, ये 100 से 100 कटा। यहाँ से मैं 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो कितना आ गया मेरा, 15A प्लस 4B, सॉरी 15A प्लस 12B इक्वल्स टू, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 12A प्लस 24B। अब यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा जब, तो 15 में से 12 निकाले तो 3A, 24 में से 12 निकाले तो 12B, तो कितना आएगा 3 से काटा तो 1/4। अब 1/4 देखो, 1/4 नहीं है तो कहीं गड़बड़ होगी क्या हमारी, देखो एक ज़रा, 12 और 8 इंटू, हाँ ठीक है गड़बड़ हो गई है, ठीक है। जल्दबाजी में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। 2 × 6 12, 2 × 8 16 होते हैं, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ यार, माफ़ कर दिया करो कभी कभी ऐसे गड़बड़ हो जाए तो। अब यहाँ से मैंने निकाला तो कितना आया, 3A इक्वल्स टू 4B, तो 3 और 4 तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो A/B की अगर मैं रेशो निकालूँ तो कितना आएगा, 4/3। अब इसने पहले ये देखो पूछा क्या है, A/B, उसने ऑप्शन में 4/3 भी दिया होगा, उसने ऑप्शन में 3/4 भी दिया होगा। तो ध्यान से देना, कई बार वो क्या कर देगा, B/A कर देगा। यहाँ पे बच्चा जल्दबाजी में A/B निकाल के 4/3 लगा देगा, तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर समझ आया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वो लपकने वाला क्वेश्चन नहीं है कि आया लपक लिया विद इन सेकेंड्स खत्म हो गया, वो वाला क्वेश्चन ये नहीं है। थोड़ा सा आपको समझने में इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। इतना भी मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा आपको 1 से 1.5 मिनट आपको इसमें लगेगा इसको क्वेश्चन को समझने में। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन समझना। द लीस्ट नंबर मतलब सबसे नंबर छोटा, लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स मतलब सबसे छोटा ईयर, सबसे छोटे ईयर्स इन विच, जिसमें सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सबसे छोटे ईयर्स, सबसे छोटे साल, मतलब 3 साल या 4 साल या 5 साल या 6 साल, जिसमें जो हमने मनी रखी है, सम रखा है, प्रिंसिपल रखा है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो क्या हो जाए, डबल से ज़्यादा हो जाए। हमको उतने नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं जिसमें वो डबल हो जाए। मान लो 4 साल में डबल हो जाता है, अगर 4 साल में डबल है तो इसका मतलब 5 साल में तो डबल से ज़्यादा ही होगा ना, ठीक है। 6 साल में भी डबल से ज़्यादा होगा, 7 साल में भी डबल से ज़्यादा ही होगा। लेकिन हमको लीस्ट पूछा है, तो अगर मैं बात करूँ लीस्ट की तो यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि 5 साल में डबल से ज़्यादा हो जा रहा है, 6 साल में भी डबल से ज़्यादा ही होगा, लेकिन लीस्ट पूछा तो इसका मतलब 5 आंसर होगा। ये ऐसा इसका नहीं है कि 5 आंसर है, ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर 5 6 7 8 ऐसा ऑप्शन हो और हमारे पास 4 पे क्या आए डबल, 5 पे डबल से ज़्यादा आए, 6 पे भी डबल से ज़्यादा आएगा, लेकिन 5 क्या होगा, लीस्ट। तो वही उसने पूछा है मुझे, लीस्ट। अब करना कैसे, देखो क्या बोला है उसने कि अमाउंट जो है वो क्या हो जाए, मोर देन डबल्ड। मतलब अब मोर देन डबल तो मैं निकाल नहीं सकता, तो मैं निकाल लेता हूँ डबल किस पे होता है। तो A इक्वल्स टू क्या बोला है उसने, 2P, मतलब अमाउंट जो हो जाए 2 टाइम्स हो जाए प्रिंसिपल के। अब अमाउंट होता किसके बराबर है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट कितना है 20%, 20 मतलब 1/5 की पावर T, T तो मुझे निकालना है, P से P यहाँ पे हो गया कैंसिल, तो 2 इक्वल्स टू
6/5 की पावर टी, यहाँ से आ गया 2 इक्वल्स टू 1.2 की पावर टी। अब मुझे वो टी निकालना है जिसपे ये वैल्यू जो है वो 2 से क्या हो जाए ज़्यादा, मतलब डबल से हो जाए ज़्यादा। तो जब मैं अब बच्चे क्या करेंगे ना, बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि 1.2 की पावर 1 डाल के देखता हूँ तो 1.2 आता है, 1.2 की पावर 2 डाल के देखता हूँ तो 1.44 आता है। आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में उसने 1 2 दिया ही नहीं है। जब उसने ऑप्शन में 1 2 दिया ही नहीं है तो आपको 1 2 पुट करना क्यों है? नहीं करना 1 2 पुट। ऑप्शन में क्या है, सबसे लीस्ट ऑप्शन 3 है, तो स्टार्ट ही सबसे लीस्ट ऑप्शन 3 से करो। अब 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 1728 होता है, तो इसका मतलब 1.728 जो है, अगर 3 पुट करूंगा तो 1.728 आएगा, मतलब 2 से क्या है छोटा, तो अभी भी नहीं हुआ डबल। तो जब आप 1.2 का 4 टाइम्स करोगे तब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। आप करके देख सकते हो। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब मिनिमम ईयर्स 4 होंगे जिसपे सम अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा प्रिंसिपल से। अब 5 पे देखोगे तब भी तो 2 से ज़्यादा ही आएगा, लेकिन उसने लीस्ट पूछा था तो आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है, मेरा मकसद था आपको सही तरीके से इसको समझाना, मैं इसको सही तरीके से समझा दिया, अपना मकसद पूरा कर दिया। करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। तो अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो सेशन को थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो यार। ठीक है, अब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आधे घंटे से, लेकिन अब 2 क्वेश्चन बचे हैं तो उसके लिए मैं मतलब अलग से तो नहीं बनाऊंगा, तो चलने देते हैं इसको। इन अ शॉवर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल्स, ठीक है, एक रेनफॉल होती है, उसमें 5 सेंटीमीटर रेन जो है वो गिरती है। अब वो बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन इतने हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड। सपोज कर लो ये मेरे पास एक ग्राउंड है, मैंने मान लिया कि 1 मीटर स्क्वायर, जैसे 10 मीटर स्क्वायर का ये ग्राउंड है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि इस एरिया पे जो है वो 5 मीटर जो है वो रेन हो रही है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि टोटल वॉल्यूम, पूरी रेन कितनी हुई होगी, तो 1 पे कितनी हो रही है, ठीक है, और टोटल एरिया कितना है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कि कितनी मेरी पूरी रेनफॉल हो रही है। तो यहाँ पे भी मुझे यही करना है कि 1.5 हेक्टेयर्स को 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा कितनी रेनफॉल मेरी हो रही है। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर, अब आंसर किस में दिया उसने, मीटर में दिया, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100 मीटर हो गया। 1.5 हेक्टेयर्स, तो 1 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर्स जो है वो होता है 10 की पावर 4 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर होता है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 4 कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 5/100। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब ये 1.5 है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/10। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 यहाँ पे भी था, एक यहाँ से कटा तो 1 0 बचा, 15 इंटू 5 75 और 1 0 बचा मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो 750 मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ये याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। 1.5 हेक्टेयर जो है वो 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, समझ आ गया, बड़े आगे बढ़ते हैं। चलो 99। तो अगर समझ आ रहा होता है यार लाइक वाइक कर दिया करो, सेशन को थोड़ा शेयर कर दिया करो। ठीक है, अच्छा लग रहा है तभी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ डाउट होता है आपको तो टेलीग्राम पे, मैंने बोला आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज अलाउड होते हैं, वहाँ पे मैं पेपर भी भेज देता हूँ। अगर आप मुझे मैसेज करते हो, जो पेपर आपको चाहिए होता है वो पेपर भी आपको वहाँ पे भेज देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, A/B, B/C, C/, मतलब ये दिया है और A/B/C बोला है। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। A/B कितना दिया है 7/5, B/C कितना दिया है 9/11। तो तू मेरे प्लॉट में आ जा, तू मेरे प्लॉट में आ जा। 9 × 7 63, 9 × 5 45, 11 × 5 55। तो ये आ गया 63 45 55, कहीं है बिल्कुल है। ठीक है, चले आगे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार HCF LCM में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार, मैं आपको बता रहा हूँ, हर बार HCF LCM में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और आप लोग इसको थोड़ा सा टाइम लेते हो, मैं बताता हूँ आपको टाइम क्यों लेते हो, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आसान कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। अभी देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में भी HCF × LCM जो है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ मुझे प्रोडक्ट दिया है 4107, ठीक है, HCF मुझे दिया है 37, LCM मुझे नहीं दिया। तो मैं क्या करता हूँ, LCM = 4107 डिवाइडेड बाय 37, ऐसा हो जाएगा। जब मैं इसको करूँगा डिवाइड तो क्या आएगा 111। इसका मतलब जब मैं 37 × 111 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा। ठीक है, एक नंबर उसने मुझे दे दिया हुआ है 37 है, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली मेरा क्या बन जाएगा, 111 बन जाएगा, बन जाएगा ना। उसने पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट पूछा है, तो 37 नहीं होगा, आंसर क्या होगा 111 होगा। एक तो हो गया ये मेथड, ठीक है, जो कि मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट जो है वो करेंगे। ठीक है, अब आप जैसे नहीं, ये कौन करेंगे, आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट करेंगे। अब मेरे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, उनके लिए मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको चीज़ें। जैसे सपोज करो मेरे पास 2 नंबर हैं, 2 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखना चीज़ें, क्या बोला था उसने, HCF क्या बोला था उसने 37, तो 37 × 1 37 × 3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि HCF × कोई और नंबर, HCF × कोई और नंबर, मतलब ये दोनों नंबर जो बनते हैं ना वो बनता है HCF। इन दोनों में क्या होता है, कॉमन। HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन। HCF तो कॉमन होता ही होता है, उसके साथ कोई और नंबर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। यहाँ से ये चीज़ समझ आई क्या बोला मैंने, नहीं सर। अब यहाँ पे देखो,
ये 2 और 4 है, इसका HCF अगर मैं बोलूँ तो क्या है 2, तो 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो HCF है, HCF इंटू A, HCF इंटू B, मतलब पहला नंबर HCF इंटू A हो गया, दूसरा नंबर HCF इंटू B हो गया। इसका मतलब जो भी नंबर होंगे वो HCF के मल्टीपल होंगे। इतना समझ आया, जो भी नंबर होंगे वो HCF के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। इसका मतलब 101 उसका मल्टीपल नहीं है, नहीं हो सकता, 107 इसका मल्टीपल नहीं है, 37 का नहीं हो सकता। इस तरह से भी आप लोग जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखना ध्यान से आगे, ये ऐसा हो गया। सिमिलरली ये 37A और 37B हो गया, एक नंबर 37A, एक नंबर 37B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू दिया हुआ है 4107, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1369 AB जो आएगा 4107 के, यहाँ से AB की वैल्यू आएगी 3। अब 3 आ गया, इसका मतलब A की वैल्यू या तो 1 हो सकती है और B की वैल्यू 3 हो सकती है, या तो A की वैल्यू 3 हो सकती है, B की वैल्यू 1 हो सकती है। ये 2 पॉसिबल पेयर्स आपके आ गए। अब A की वैल्यू अगर 1 होगी, ठीक है, तो पहला नंबर क्या बन जाएगा 37 इंटू 1 37। बी की वैल्यू क्या अगर 3 होगी तो 37 इंटू 3 मतलब 111। तो ग्रेटेस्ट नंबर उसने पूछा था तो 111। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो, मर्जी आपकी है, जिस हिसाब से आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड में देखूँ तो ये मेथड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, आपको वहाँ पे ये नहीं दिखाना किसी को कि मैंने अच्छे से सॉल्व किया, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, मैंने 10 स्टेप से किया, मेरे को स्टेप वाइज नंबर नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पे। आपको वहाँ पे आंसर लाने से मतलब है, आपका आंसर आ गया बस खत्म, कोई आपको पूछने नहीं वाला कैसे आपका आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, जेके मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और बाकी के पेपर्स के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाओ, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपकी PYQ सीरीज़ की प्लेलिस्ट अलग से बनी होगी। बाकी मैथ्स और रीजनिंग का भी वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, उसके लेक्चर्स भी हमारे चल रहे हैं। एवरेज चैप्टर हमारा अभी चल रहा है। पहला लेक्चर जो आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखना, क्योंकि पहला समझ आ गया तो आगे वाले सारे के सारे शॉर्टकट आपको समझ आने वाले हैं। पहला नहीं समझ आया तो आई एम सॉरी, बट आपको आगे समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए पहला ध्यान से देखना, चाहे उसको 2 बार देखो लेकिन ध्यान से देखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट पेपर आप बता देना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पेपर करना होगा तो आप कमेंट करके बता देना कि वो पेपर चाहिए, नहीं तो मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, जो भी सही लगेगा वो मैं करा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।